नमस्कार मित्रों, इतिहास क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गांधी युग। गांधी युग में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रोग्राम चल रहा था उसमें गांधी युग, और गांधी युग में हमने पढ़ा था कि जो गांधी जी का कार्यकाल भारत में आने से पहले कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले वो बैरिस्ट्री करने कहाँ गए, लंदन गए। किस किस तरीके से वो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया और लंदन कैसे कैसे गए, ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम बता चुके थे कि गांधी जी आ गए हैं कब, 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी भारत आ चुके हैं, मतलब भारत में उनका आगमन हो चुका है गांधी जी को 1915 में। यहां से हम लोग को शुरू करना। चलिए, तो गांधी जी 1915 में आ गए हैं और दक्षिण अफ्रीका में वो बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। इसका मतलब गांधी जी का नाम खूब हो चुका है। लेकिन अब गांधी जी का नाम हो चुका है तो गांधी जी चाह रहे हैं कि हम भारत में भी अच्छा काम करें, तो उनको लगता है कि राजनीति में हमको प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इनके गोपाल कृष्ण गोखले मिल जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले रास्ते मिल जाते हैं इनको। गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे गांधी जी बड़े उचक रहे, क्या बात है? तो कह रहे नहीं, हम राजनीति में भाग लेंगे, सक्रिय भाग लेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले इनको समझाते, भैया देखिए अभी आप दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका तो भारतीय जो राजनीति है यहाँ पर अंतर है, देखिए, ठीक है। तो आप करिए 1-2 साल, आप क्या करिए, भारत को पहले अच्छी तरीके से घूम लीजिए। भारत को पहले अच्छी तरीके से क्या करिए, आप लीजिए, घूम लीजिए। और जब आप अच्छी तरीके घूम लेंगे फिर आप राजनीति में, सक्रिय राजनीति में क्या करिए, प्रवेश करिए। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है क्या, राजनीतिक गुरु। किसका कहा जाता है? गांधी जी के राजनीतिक क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, राजनीतिक गुरु होते हैं किसके, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इस परिप्रेक्ष्य में चल ही रहा था, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले गांधी जी ने कांग्रेस किस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, चलिए, 1915 में आ चुके हैं गांधी जी। अब एक अधिवेशन होता है 1916 में एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन लिखते जाइएगा। 1916 में गांधी जी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक, क्या है, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। जिसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की, और इसी अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए हैं। गांधी जी लखनऊ आए हुए हैं। यहाँ पर क्या है, गांधी जी लखनऊ आए हुए हैं। और आपको पता हो बिहार में एक समस्या चल रही, 3 कठिया पद्धति वाली। तो राजकुमार शुक्ल और बहुत सारे नेता, जो बिहार के बहुत सारे नेता, फेमस नेता थे, वो कहाँ आते हैं, लखनऊ आते हैं। किससे, गांधी जी से मिलने। गांधी जी से मिलने राजकुमार शुक्ल आते हैं। राजकुमार शुक्ल आते हैं कहां से, राजकुमार शुक्ल आते हैं गांधी जी से लखनऊ मिलने। जब लखनऊ गांधी जी से मिलने आते हैं तो राजकुमार शुक्ल ने जो बिहार की पूरी समस्या थी, जो निलहे व्यापारी थे, उनका जो अत्याचार है, कि जो बिहार लोगों को अत्याचार कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, एक व्यवस्था थी जिसका नाम 3 कठिया, कि 3/20वें हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। यदि आप, क्योंकि उस समय डाई का प्रयोग, मतलब डाई में रंग का, कृत्रिम रंगों की खोज हो चुकी थी, जिसके कारण जो नील थी वो महंगे दामों पर नहीं जा रही थी, और दूसरी फसल करते तो अच्छा दाम मिलता। लेकिन बागान मालिक ये समझ चुके थे कि ये इनका भी मन है, लेकिन यदि कहा गया कि यदि नील खेती आप छोड़ के दूसरा काम करना चाहेंगे, दूसरी खेती करना चाहेंगे, आपको ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे परेशान होकर राजकुमार शुक्ल ने 3 कठिया पद्धति के बारे में गांधी जी को बताया। और फिर गांधी जी 1917 में तैयार होते हैं चंपारण के लिए। अब उनका सबसे पहले सत्याग्रह हम लोग करवाने वाले हैं चंपारण में। तो इससे पहले भी 1-2 संस्थाओं का हम नाम सुन लीजिए। ये लखनऊ अधिवेशन, पहले अधिवेशन में भाग लिए। और सार्वजनिक भाषण कब दिया था, तो 1916 में ही। कहां पर,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला भाषण दिया था गांधी जी ने, याद रखना। सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? बनारस विश्वविद्यालय में। आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अधिवेशन में 1916 का अधिवेशन में, और इसके पहले एक उन्होंने स्थापना भी की साबरमती नदी किनारे 1915 में, साबरमती आश्रम गुजरात में की। और इसको सत्याग्रह आश्रम भी को बोलते हैं, सत्याग्रह आश्रम। साबरमती नदी के किनारे भी या साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की है, ठीक है। तो इतने पॉइंटों क्या करिए, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके पूरे इनके आंदोलन जो हैं उनको विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलिए चलिए अब जो गांधी जी हैं, चलिए अब गांधी जी भारत में आ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में, मतलब अभी सक्रिय राजनीति भागीदारी नहीं की है, अब पहले सक्रिय राजनीति भागीदारी निभाने जा रहे हैं, जिनका नाम है चंपारण। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए चंपारण। कब हुआ? 1917। चंपारण 1917 की घटना है। चलिए चंपारण में 1917 की घटना में गांधी जी, वही राजकुमार शुक्ल मिल चुके हैं गांधी जी से लखनऊ में, और गांधी जी को निमंत्रण दिए हैं कि आप आइए, जो हमारे बिहार में जो चंपारण, बिहार का जो चंपारण जिला है, वहाँ के जो नील के जो मजदूर हैं या नील की जो खेती करने वाले हैं, उनकी समस्या को आप सुनिए और आइए निपटारा करिए। चलिए तो आए थे गांधी जी गए बिहार चंपारण में, और जो तीन कठिया पद्धति थी, उस जगह कौन सी पद्धति है? वो तीन कठिया बोलते हैं, तीन कठिया पद्धति या नील की खेती, ठीक है। तीन कठिया पद्धति मतलब 3/20 भाग पर आपको नील खेती करना अनिवार्य होता था, ठीक है। तीन कठिया पद्धति का उसी चंपारण में क्या करते हैं? विरोध करते हैं, और इनको एक महत्वपूर्ण पहली सफलता इनको गांधी जी को मिल जाती है। पहली सफलता गांधी जी को मिल जाती है यहां पर, ठीक है। चलिए जब गांधी जी को पहली सफलता तीन कठिया पद्धति चंपारण में बिहार में मिल जाती है, तो दूसरा आंदोलन होता है। गुजरात में 2 आंदोलन हुए, याद रखना बात, और दोनों लगभग मार्च में हुए, ठीक है। तो मैं दोनों आंदोलन का आपको बता रहा हूं, ठीक। चलिए पहले आंदोलन हुआ अहमदाबाद, फिर हुआ खेड़ा, ठीक है। चलिए तो हमें एक सीक्वेंस लिख लेते, कोई बात नहीं, कोई भी लिख लीजिए, आपको याद दोनों रखना है, ठीक। चलिए हम लिख रहे हैं, पहले खेड़ा लिख लेते हैं। 1918 खेड़ा आंदोलन। गांधी जी का खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी का खेड़ा आंदोलन हुआ, ये भी क्या मार्च की ही बात है। चलिए खेड़ा जब आंदोलन होता है, इसमें क्या होता है? दरअसल खेड़ा जो गुजरात में इस समय अकाल का सीजन, अकाल पड़ गया है और लगभग फसल सबका नुकसान हो चुका है, लेकिन जो टैक्स संहिता थी, जो राजस्व संहिता थी, उसमें लिखा जाता है कि यदि 1/4 भाग, ये मतलब उत्पादन का 1/4 या उससे कम उत्पादन होता है, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स नहीं लेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ उल्टा हो जाता है, उत्पादन नहीं होता और सरकार क्या करती है? टैक्स जबरदस्ती वसूलना शुरू कर देती है। तो इसके विरोध में वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया और गांधी जी को भी बुलाया वहां पर, ठीक है। तो गांधी जी का खेड़ा आंदोलन हुआ किसके वजह? टैक्स न देना और राजस्व न देना के लिए क्या होता है? खेड़ा में क्या हुआ? एक आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये खेड़ा का आंदोलन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टैक्स के विषय में, ठीक है। और गांधी जी ने कहा यहाँ जो सक्षम हो उनसे टैक्स ले लीजिए, जो नहीं देता तो उनसे छोड़ दीजिए टैक्स, ठीक है। चलिए और जो लोगों के जानवर आप लोग क्या करिए? बांध लिए हैं, तो उनको क्या करिए? लौटा दिए। और दूसरा गांधी जी का ये सफल आंदोलन हो जाता है। 2 शिक्षण लग चुके हैं गांधी जी के, एक चंपारण में और दूसरा लग चुका है खेड़ा। चलिए आइए दूसरा 1918 में ही आता है, 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल।
1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल। क्या होता है? दरअसल ये उस समय की बात है जब 1918 के पहले बीमारी ऐसी जिसका नाम प्लेग अहमदाबाद, गुजरात, पुणे वाला पूरा इलाका को तबाह करके रख दिया था। तो फैक्ट्रियां बंद होने का कगार पर आ गई, लोग फैक्ट्रियों से भागने लगे क्योंकि ये प्लेग बहुत चूहों से, समझो चूहों से फैलता था बहुत ज़्यादा। तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, जैसे कोरोना नहीं देख रहे थे उसी तरीके बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी। तो फैक्ट्री से लोग जाने लगे। तो ये थी, बहुत सारे लोग थे। तो जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने कहा देखिए भाई, जो यहाँ रुकेगा उनको बोनस दिया जाएगा। कितना? 50% का बोनस देंगे हम लोग। जो यहाँ रुकेगा उसको कितना देंगे? 50% का क्या देंगे? 50% का हम दोगे बोनस देंगे। और जब प्ले खत्म हुआ तो अब जब प्ले खत्म हुआ तो आई बोनस की बारी कि भाई पेमेंट के साथ क्या दिया जाए? बोनस दिया जाए। अब क्या हुआ? मिल मालिक क्या हो गए? उनका तेवर बदल गया, क्योंकि प्ले खत्म हो चुका था, तेवर इनका बदल गया। कह रहे भैया हम इतना नहीं देवाने, हम आपको देंगे महज 20%। कितना देंगे? महज हम आपको 20% से ज्यादा नहीं दे सकते। और बात थी कितनी? 50% की। बात 50% की थी, लेकिन दे कितने रहे थे? 20%। का यार ये तो नहीं हो पाएगा। और किसानों ने, जो मिल मजदूर थे, वो गांधी जी को बुला, क्योंकि गांधी जी की 2 हैट्रिक लग चुकी हैं, तीसरी हैट्रिक लगने वाली है। गांधी जी को बुलाए कि भैया आके हमारा मामला सुनिए। तो गांधी जी ने कहा जाता पहला सत्याग्रह, सुनिए, पहली भूख हड़ताल, पहली भूख हड़ताल, पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने यहीं पर की थी। कहां पर? अहमदाबाद में पहली भूख हड़ताल इन्होंने की। भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और अंततः दोनों के बीच में, किनके? जो मिल मालिक होते हैं, जो मिल मालिक की बहन थी, बहन भी इसमें इनकी तरफ से, गांधी जी की तरफ से भाग ली थी, क्योंकि गलत था, जो गलत था गलत होता है। चलिए ठीक है। तो गांधी जी की बहन भी इसमें भाग ले, गांधी जी की बहन नहीं, मतलब जो मिल मालिक की बहन भी एक थी, भाग लेती। चलिए 1918 में जब हुआ, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की और ये दोनों मिल मालिक और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ। कहा ठीक है 20%, अब कितने, थोड़ा सा 15% आप बढ़ जाइए, और मजदूरों से कहा 15% आप थोड़ा सा घट जाइए। तो कितने? 35% में क्या हुआ? मामला सही हो जाता है। और गांधी जी के 3 हैट्रिक लग चुकी हैं। गांधी जी के 3 हैट्रिक, 3 आंदोलन जो सफल, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, 3 आंदोलन गांधी जी के सफल हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला सत्याग्रह है भारत में चंपारण, पहला सत्याग्रह था ये गांधी जी का। ठीक है। और ये पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद वाली में। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण के बारे में, घटना के बारे में कब जानकारी मिली? कब मिली? लखनऊ अधिवेशन 1916। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में और क्या हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूं। तथा अंबिकाचरण मजूमदार ने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। और इसमें मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कब हुआ? मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता, जिसे बोलते हैं लखनऊ समझौता, 1916 में। उसकी अध्यक्षता की किसी? अंबिकाचरण मजूमदार। और 1916 में ही जब इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल दोनों क्या होता है? मिलन हो जाता है। नरम दल और गरम दल का क्या होता है? यहां पर मिलन हो जाता है, मतलब दोनों फिर गठबंधन एक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नरम दल गरम दल अलग भी होंगे। तो नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? कमेंट करके बताइए कब अलग हुए? सूरत अधिवेशन 1907 पे। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। और चंपारण की घटना किसने बताई गांधी जी को? कहां बताई? राजकुमार शुक्ल ने। कहां बताई? लखनऊ में। ठीक है ना, तो ये जानकारी आपको है। ठीक, तो ये पॉइंट है, 2-4 पॉइंट क्या करिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए इसको आप लोग क्या करिए, कर लिए होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आप लोग प्रोग्राम। ठीक, चलिए अब इस समय आपको पता है कि जो
आंदोलन हो रहे थे, ये चल रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। कब? 1914 से। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, और कहा गया था कि गांधी जी से कहा कि आप हमारी सहायता करें तो क्या देंगे आपको? स्वराज्य देंगे, बात हुई थी। लेकिन अब हुआ उल्टा हो गया। जो स्वराज शब्द देने की बात की गई थी, गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, और एक कड़ा कानून लेकर आ गए जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पास किया जाता, ठीक है, कब किया गया? रोलेट एक्ट पास किया जाता है 1919। रोलेट सत्याग्रह, हम लोग रोलेट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। रोलेट सत्याग्रह क्या 1919 में पारित किया गया। चलिए, रोलेट सत्याग्रह आ जाता है 1919 में। अब ये क्या होता है? रोलेट सत्याग्रह को बोलते हैं कि यह बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून, इसको ये कहा जाता है। और क्यों हुआ ऐसा? दरअसल देखो, वो मतलब से अंग्रेजों ने कहा था कि भैया हम यदि तो प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आपको कुछ रियायत देंगे, मतलब कुछ सोचेंगे। लेकिन और क्या किया? कोई आपसे कहे कि आप हमारी सहायता कर देंगे, हम आपको चॉकलेट देंगे, ठीक है, और चॉकलेट न दे क्या दे, पीछे डंडा मार दे, तो क्या हुआ? बुरा लगेगा ना। तो यही हुआ, हम आपको स्वराज देंगे, स्वराज के बदले क्या दिया? ऐसा कड़ा कानून लागू कर दिया। और कोई भी हो, कहीं पर भी हो, क्या करें? सीधा गिरफ्तार कर लो, और क्या, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के सीधा बंद कर दो अंदर। इसका भारत में व्यापक विरोध किया गया। विरोध करते हुए 10 अप्रैल विरोध करते हुए क्या हुआ? 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में जो पंजाब के प्रमुख नेता थे, या पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी जो नेता थे, उनको क्या किया गया? उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उनमें नेता कौन थे? सैफुद्दीन कौन थे? सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। इनको क्या कर लिया जाए? क्या कर लिया गया? दोनों लोगों का क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब भीड़ ने क्या किया? अब जब गिरफ्तारी हो गई तो उस समय बैसाखी का त्यौहार भी पड़ रहा था, अप्रैल की बात है, मतलब होली वाला तो टाइम होता है ना। चलिए, तो बैसाखी का त्यौहार पड़ा, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोग कर रहे थे। किसके लिए? कि जो गिरफ्तारी हुई थी ना, इनको छोड़ने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। कब की बात है? ये आ गई बात इसके 3 दिन में, 13 अप्रैल 1919 लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे क्रांतिकारी। और जनरल ओ डायर, इसमें 2 नाम आपको, जनरल आर डायर थे, जनरल ओ डायर। तो जनरल आर डायर थे, वो उस समय जो ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, और जो ओ डायर था वो ऑफिसर था, और जो आर डायर था जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, कहां पर? वही जलियांवाला बाग में। तो उसने बिना इसे, जो शांतिपूर्ण भीड़ जो प्रदर्शन कर रही थी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उनको वार्निंग दिए, जो जनरल ओ डायर था उसने आदेश दिया था जनरल आर डायर को कि आप गोली चलो, मतलब से उसको आदेश दिया जाएगा कि ऐसे काम करिए। तो जनरल ओ डायर के आदेश पर क्या होता है? यहां निहत्थी भीड़ पर बिना पूर्व चेतावनी के गोली चलाई, और बहुत सारे लोग मारे गए। और इसी घटना को क्या बोला जाता है? ये घटना कहाँ हुई? ये अमृतसर पंजाब में, ये घटना हुई अमृतसर पंजाब में। इसको बोला जाता, जगह थी जलियांवाला बाग
हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हो गई। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है ना, लगभग हजारों लोग मारे गए, लेकिन जो सरकारी डाटा आता है कुछ 400 कुछ लोग मारे गए ऐसा कहा जाए, और 1200 लोग लगभग क्या हुए? घायल हुए, लेकिन मतलब हजारों लोग मारे गए उसमें। और फिर क्या होता है, फिर अब बताएंगे। फिर जनरल ओडायर की हत्या बाद में कर दी जाती है ब्रिटेन में जाकर, वो अलग बात है। तो यहाँ लोग कर लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां छोड़ दी, जिसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी? नाइट की उपाधि त्याग दी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था शंकर नायर। क्या नाम था? शंकर नायर ने जो वायसराय के क्या थे? कार्यकारिणी के सदस्य थे। वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य थे। क्या दिया इन्होंने? इस्तीफा दे दिया, या उसको पद को क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसने? शंकर नायर ने। याद रखना कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी उपाधि, नाइट की उपाधि किसने त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में किसने त्यागी थी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। तो याद रखा जाए बात को, ठीक है। चलिए, ये दो चीजें आपको क्या हुई? समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए, अब इसी के विरोध में क्या होता है? सरकार बहुत हो हल्ला होता है। फिर क्या होता है? फिर एक कमीशन का गठन किया जाता है। तो ये पॉइंट क्या करें? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब क्या होता है? एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है हंटर आयोग, या हंटर कमीशन हम लोग बोलते हैं। हंटर कमीशन या हंटर आयोग का गठन किया जाता है। यह अंग्रेजों की तरफ गठित की गई सब क्या थी? समिति। हंटर उसके अध्यक्ष थे, इसलिए उनको हंटर कमीशन बोला जाता है। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। 3 भारतीय थे, इसका मतलब 5 अंग्रेज रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट अंग्रेज नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या? जो भारतीय लोग कितने सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 भारतीयों का आपको नाम पता होना चाहिए। 3 भारतीयों का नाम क्या क्या थे? पहले एक थे ना, उनका नाम था चिमनलाल, ठीक है ना। क्या नाम था? चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़। फिर दूसरा नाम था उनका शाह बाजाजी सुल्तान। एक ही नाम है, सुल्तान अहमद। फिर तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था जगत नारायण। इतने 3 व्यक्ति जो थे क्या? भारतीय 3 व्यक्ति क्या थे? भारतीय थे। किसके? हंटर कमीशन में। हंटर कमीशन किस लिए गठित की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए मेनली, ठीक है। चलिए अगला, इसका कांग्रेस की तरफ से कमेटी गठित की। कांग्रेस की तरफ से भी कमेटी का एक गठन किया गया था, या कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? जिसमें अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और इसके सदस्य कौन थे? इनके पूरे का आपको याद रखना है। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने बनाई। और इसके जो सदस्य थे, और ये काहे के लिए बनाई गई थी? यही वही दोनों एक ही काम था। क्या? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समितियां बनाई गई, ठीक है। अब फिर
जो कांग्रेस ने बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और इसके जो अदर जो सदस्य थे, जिसमें महात्मा गांधी, फिर मोतीलाल नेहरू, कौन थे? सी.आर. दास, और कौन थे? जयकर, M.R. जयकर बोलते, ठीक है, M.R. जयकर। इतने लोग क्या थे? इसके सदस्य थे, ठीक है। ये जो कमेटी बनाई गई, एक हंटर कमेटी बनाई गई, काहे के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। दूसरे कांग्रेस ने खुद ही एक समिति बनाई जिसका नाम था, क्या था? कांग्रेस कमेटी का। उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सदस्य कौन थे? सदस्य थे आगे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और जयकर। इतने क्या थे? इतने लोग क्या थे? सदस्य इसके बनाए गए थे, ठीक है। तो इन पॉइंटों का करिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग लिख लिए ना, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लिए, ठीक। इसके बाद आता है, इसके बाद खिलाफत आंदोलन, क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान होते हैं उनको ब्रिटेन ने हटा देते हैं, ठीक है। तुर्की के सुल्तान, इसके बाद क्या होता है? फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू करते, फिर खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, फिर चौरा-चौरी कांड होता है। इसी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक शेयर करें। और ये क्लास जल्दी ही हम लोग 6, 7, 8 क्लास लेकर, थोड़ी अब की क्लासें जो होंगी, बड़ी बड़ी क्लासें होंगी, वो क्लासें लेकर हम आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।